हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं सीटीसीडीसी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। आज मैं टाली प्राइम में आप लोग को सेल्समैन मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्समैन मैनेजमेंट। जैसे कि मैं इधर जो एग्जाम्पल डिस्कशन किया हूं, एक शोरूम में, कोई भी शोरूम हो, चाहे वो ग्रोसरी का सामान डील करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डील करे, जो कस्टमर जब कोई भी सेल्स काउंटर को सामान खरीदने के लिए जाता है, कस्टमर हैज मेड एन इंक्वायरी, और सेल्समैन की सेल्स गर्ल जो भी काउंटर में बैठते हैं, वो लोग पूछते हैं, सर मैडम व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेल्समैन और सेल्स गर्ल उनको सामान दे देता है। बट सेल्समैन एंड सेल्स गर्ल इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। पर लॉजिक क्या है, सेल्समैन और सेल्स गर्ल is selling the product to the customer on behalf of the showroom owner, on behalf of the showroom owner। तो सेल्समैन का रोल ऐसा है, सेल्समैन कंपनी का इनकम कराता है, ऑल्सो सेल्समैन कंपनी का खर्चा भी कराता है। जब कंपनी के लिए सेल्समैन सेल कराता है तो नेचुरली दैट इज इनकम फॉर द कंपनी और इनकम फॉर द शोरूम। बट वही शोरूम वाला महीने के आखिर में जब स्टाफ लोग को सैलरी देते हैं, दैट इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी और एक्सपेंस टू द शोरूम। तो इधर हम लोग आज दो नया टर्म के बारे में जानकारी में आपको देने जा रहा हूं। एक है आपका कॉस्ट कैटेगरी, दूसरा है आपका कॉस्ट सेंटर। ठीक है, बट कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर के बारे में आपको डिटेल में बताने से पहले लेट अस मेक ए कंपनी फर्स्ट। तो आपको जानकारी के लिए फ्यूचर में सुविधा होगा, इसीलिए मैं कंपनी का नाम, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम मैं रखा हूं सेल्समैन मैनेजमेंट के नाम में मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, बराबर। तो इधर कंपनी का बेसिक डिटेल आप लोग देकर आगे जा सकते हैं एंड डाटाबेस को सेव कर सकते हैं। तो कंपनी बनाने के बाद आपको जाना कहाँ है, F11 दबाकर अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको एक नया ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा, जैसे कि एनेबल कॉस्ट सेंटर। एनेबल कॉस्ट सेंटर ये आपका पहले नो में दिखाएगा, इसको आपको यस करना पड़ेगा, बराबर। एनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको आप यस करेंगे। देन इधर तो आपको जीएसटी ऑप्शन ऑलरेडी आपका एक्टिव होकर रखा गया है, लेटेड जैसे ऐसे। ठीक है, आपका कॉस्ट सेंटर एक्टिव हो गया। देन आपको किधर मूव करना पड़ेगा, आपको मास्टर मेनू के अंदर जाकर इधर क्या बनाना पड़ेगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा, बराबर। तो ये तो कॉस्ट सेंटर आपका अपने आप दिखाएगा। ये प्राइम में प्रॉब्लम क्या होता है, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन हम लोग फीचर में एक्टिव किए हैं, इसलिए कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ये आपका दिखा रहा है, और कॉस्ट कैटेगरी शायद डायरेक्ट नहीं दिखाएगा। उस क्षेत्र में आपको करना क्या पड़ेगा, ये शो मोर के ऊपर माउस दबाने के बाद ये पूरा आपका अकाउंटिंग मास्टर के अंदर जो जो फंक्शन फीचर ऑप्शन है पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। उधर से आपको करना क्या है, कॉस्ट कैटेगरी को चॉइस करके कैटेगरी बनाना है। तो कॉस्ट कैटेगरी हम लोग किसके नाम में बनाएंगे, स्टाफ लोग के नाम में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक शोरूम में जितने सारे स्टाफ है, सबके नाम में हम लोग कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। जैसे कि इधर एक कुछ कॉस्ट कैटेगरी बना चुका हूं, ठीक है। तो देखा था आपको क्या क्या कैटेगरी में बना चुका हूं। तो एक कैटेगरी में बनाऊंगा स्टाफ का नाम है। तो पहला स्टाफ का नाम हम रखे हैं नूतन, पहला स्टाफ का नाम हम लोग रखे हैं नूतन। तो कॉस्ट कैटेगरी का नाम दिया हूं नूतन, दैट इज द नेम ऑफ द स्टाफ, ओके। देन दूसरा स्टाफ का नाम हम दिए हैं पुरातन, दैट इज द नेम ऑफ द अनदर स्टाफ। सो ये दोनों स्टाफ को मैं कैटेगरी के अंदर रख चुका हूं। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर में जैसे कि इधर आप लोग देख रहे सैलरी बनाया हूं, दोनों स्टाफ के नाम में सैलरी कॉस्ट सेंटर बनाया हूं, दोनों स्टाफ के नाम में एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर भी बनाया हूं। जैसे कि नूतन सैलरी, इसको कैटेगरी हम किसके अंदर रखेंगे, नूतन के नाम में, बराबर।
तो कॉस्ट सेंटर का नाम क्या देंगे, नूतन सैलरी। फिर नेक्स्ट हम लोग नूतन सेल्स के नाम में एक कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, उसको भी वही नूतन कैटेगरी के अंदर पुट करते हैं। नेक्स्ट हम पुरातन सेल्स के नाम में दूसरा कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, उसको भी वही कॉस्ट कैटेगरी पुरातन के नाम में रखते हैं। देन तीसरा आपका पुरातन सैलरी, उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, वही पुरातन कॉस्ट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो जितने सारे स्टाफ है सबके नाम में पहले तो आपको एक कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। उसके बाद हर एक के लिए आपका कॉस्ट सेंटर सैलरी अकाउंट प्लस आपका कॉस्ट सेंटर एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट प्लस इनकम अकाउंट क्या है आपका कॉस्ट सेंटर सेल्स, स्टाफ के नाम में आपको बनाना पड़ेगा। बराबर। ये बनाने के बाद हम लोग कुछ बेसिक लेजर बनाते हैं, जैसे कि आपका पहला लेजर कस्टमर के नाम में एक लेजर बनाते हैं, आप लोग इधर देख रहे हैं। तो एमएन एजेंसी मेरा नेम ऑफ द कस्टमर, उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, संडे डेप्टर के अंदर रख के उसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। बराबर। देन आपका सप्लाई लेजर बनाते हैं, तो एसएस कॉर्पोरेशन, दैट इज द नेम ऑफ द सप्लायर। ओके, दैट इज द नेम ऑफ द सप्लायर, उसको संडे क्रेडिटर के अंदर रखते हैं। बराबर। सप्लायर को संडे क्रेडिटर एंड कस्टमर को संडे डेप्टर के अंदर रख के उसका एक्सेप्ट करके सेव करके आगे चलते हैं। देन कुछ टैक्स लेजर बनाते हैं, जैसे कि इधर एक चीज आप ध्यान रखिए, आपका सप्लायर और कस्टमर लेजर अभी अभी जो आप लोग बना चुके हैं उसमें जो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन पूछ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये कॉस्ट सेंटर को ध्यान रखिए, इसको आपको नो करना पड़ेगा, किसी भी हालत में इसको आप लोग यस मत कीजिए। बराबर। देन आपका डिस्काउंट पेड वाला लेजर कर सकते हैं, डिस्काउंट पेड को आप लोग किसके अंदर रखते हैं, डायरेक्ट इनकम में रखते हैं, और इधर आपको कॉस्ट सेंटर को यस करना पड़ेगा, बट जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर रखे हैं, कॉस्ट सेंटर को यस कर चुके हैं, जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करके सेट और ऑल्टर को नो कर चुके हैं, और नीचे वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। क्या कैलकुलेशन, जीएसटी। तो आप लोग को तो मालूम होना चाहिए, जब हम लोग सेल करते हैं, मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस है आपका 1000 रुपया, आप लोग 5 पीस बेच रहे, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आपका आता है, 5000 रुपया। 5 पीस 1000 के हिसाब से टोटल आपका वैल्यू कितना आया, 5000 रुपया। अगर उसके ऊपर आप लोग डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट पहले आपको माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड प्राइस जितना आपका आएगा दैट बिकम्स योर करेंट टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर आपका जीएसटी लगना चाहिए। अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, बिना डिस्काउंट में आपका एक्सेसिबल वैल्यू जितना दिखा रहा है उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। सो दैट इज एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। तो लॉजिक ऐसा है, आपका पर पीस का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू आपका कितना है, डिस्काउंट होने के बाद क्या वैल्यू आपका निकल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर आपको जीएसटी डालना पड़ेगा। इसीलिए ये डिस्काउंट पेड वाला ऑप्शन में, ये ऑप्शन को आपको जीएसटी बोथ एंड क्वांटिटी के ऊपर कभी जीएसटी लगता नहीं है, टोटल जितना वैल्यू आता है उसके ऊपर ही जीएसटी लगता है। इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा, एंड एनेबल करने के बाद इसको आप एक्सेप्ट करके आगे जा सकते हैं। बराबर। वो हिसाब से नेक्स्ट लेजर हम लोग बनाएंगे सैलरी पेड, इसको रखते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ये भी आपका कॉस्ट सेंटर को इधर आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ लोग पगार लेते हैं, कंपनी का खर्चा होता है, इसलिए इधर कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। बट ये जीएसटी वाला नीचे जितना ऑप्शन है सबको आप लोग नो करके आगे जा सकते। बराबर। देन आपका सेल्स लेजर बनाइए, ये आपका सेल्स अकाउंट्स, पर ध्यान रखिए इधर आपका कॉस्ट सेंटर नो ही रहेगा, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑल्टर को यस करेंगे, एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या देंगे, सेल्स टैक्सेबल, एंड ऑफ कोर्स टैक्स परसेंटेज आप लोग कितना देंगे, 18% देंगे, और व्हाट एवर द एप्लीकेबल टैक्स, एंड किसके ऊपर लगेगा, गुड्स के ऊपर आपका टैक्स लग सकता है। जैसे आप लोग सेल्स लेजर बनाए हैं, वो हिसाब से आपका परचेज लेजर भी आपको बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग परचेज अकाउंट के अंदर रखते हैं।
बट कॉस्ट सेंटर को नो रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे एंड ऑर्डर को ऑफकोर्स आपको यस करना पड़ेगा एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल एंड परसेंटेज आपको कितना देना पड़ेगा, वही 18%, क्योंकि परचेज सेल दोनों में आपका एक ही टैक्स लगेगा। वही हिसाब से आपको सीजीएसटी टैक्स लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स एंड कॉस्ट सेंटर ऑफकोर्स नो। इधर कॉस्ट सेंटर को ध्यान रखिए, नो ही करेंगे, परसेंटेज को 9% देकर इसको एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। जैसे आप लोग सीजीएसटी वाला लेजर बनाए हैं, वही हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एसजीएसटी, स्टेट टैक्स, वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रहेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी आएगा, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स, कॉस्ट सेंटर ऑफ कोर्स नो एंड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको 9% रखकर सेव करना पड़ेगा। देन आपका बैंक लेजर आपको बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बैंक ट्रांजेक्शन, तो बैंक लेजर अंडर बैंक अकाउंट्स। चाहे तो इधर आप कुछ ओपनिंग बैलेंस भी रख सकते हैं, जैसे कि इधर मैं ओपनिंग बैलेंस रख रहा हूँ 1 लाख रुपया, मेरा बैंक में मैं ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपया रखकर आगे चलता हूँ। ओके, ओपनिंग बैलेंस रखा हूँ, तो मेरे ख्याल से अच्छा और एक लेजर आपका रह गया है, दैट इज सैलरी पेड। इसको भी हम लोग इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं, कॉस्ट सेंटर को यूज करते हैं, बट एक्सपेंस के ऊपर कभी आपका टैक्स लगता नहीं है, जीएसटी वगैरह, इसलिए इसके ऊपर हम लोग टैक्स को कैलकुलेशन करके आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक लेजर आपको जरूरत चाहिए था ये वाला लेसन के लिए बनाने के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी मास्टर के अंदर। उधर तो हम लोग पहले 2 स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं मैं 2 स्टॉक ग्रुप बनाया हूँ। एक ग्रुप का नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड दूसरा ग्रुप का नाम क्या है मेरा, जेंट्स वेयर। तो एक गारमेंट सेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में मैं काम करने जा रहा हूँ। उसके बाद वही ग्रुप को लिंक करके मेरे को कैटेगरी बनाना है, जैसे कि मैं एक कैटेगरी बना हूँ डेनिम गारमेंट्स के हिसाब से, दूसरा कैटेगरी में बनाया हूँ एलजी, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के हिसाब से, बराबर। देन मेरे को 2 गोडाउन बनाना है, एक गोडाउन में G1 के नाम में रखा हूँ एंड दूसरा गोडाउन में G2 के नाम में रखा हूँ। देन मेरे को स्टॉक यूनिट बनाना है, एक यूनिट में बनाया हूँ नंबर। देन फाइनली मेरे को 2 आइटम बनाना चाहिए था स्टॉक आइटम, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं मैं जीन वाला आइटम बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, अंडर जेंट्स वेयर रखा हूँ, कैटेगरी में डेनिम डाला हूँ, यूनिट को तो नंबर रखा हूँ, जब स्टैंडर्ड रेट को यस करके स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेस 1050 दिया गया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स 1865 रखा एंड जीएसटी को ऑर्डर करने के बाद मेरे को इधर टैक्सेबल देकर इधर कितना जीएसटी एनेबल करना है, 18% जीएसटी एनेबल करना है। कोई हिसाब से मैं दूसरा आइटम बनाता हूँ इन द नेम ऑफ टीवी, इसको मैं रखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर एंड कैटेगरी ऑफ कोर्स आपका एलजी आएगा। स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे, तो स्टैंडर्ड रेट में इधर दिया हूँ, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे कितना 25,000 मेरा कॉस्ट ऑफ परचेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल में मैं रखा हूँ 35,000, बराबर। एंड जीएसटी को फिर से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी आपको टैक्स परसेंटेज देना है। मैं टैक्स परसेंटेज इधर कितना दे रहा हूँ, 18% दे रहा हूँ टैक्स परसेंटेज ओवर द गुड्स। तो ये सब वाउचर आपको करने के बाद अभी आपको कुछ सेल्स वाउचर करना है, कुछ परचेस वाउचर करना है, कुछ रिसीट वाउचर करना है, कुछ पेमेंट वाउचर करना है। एंड जब परचेस से रिसीट पेमेंट वगैरह आप लोग वाउचर करेंगे, उसी टाइम शोरूम में कौन सा सप्लायर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कौन सा सप्लायर सैलरी स्टाफ से ले रहा है, वो सब आपको बारीकी से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉस्ट सेंटर इज ऑल अबाउट, क्योंकि महीने के आखिरी में स्टाफ लोग का पगार के बाद स्टाफ लोग को एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब टारगेट के बाद मिनिमम सैलरी तो एक दिया जाता है, पर टारगेट के बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट स्टाफ का अकाउंट में सेलिंग होता है, उसके बदल में स्टाफ को कुछ एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है। किसके जरिए में, शोरूम के जरिए। तो जो स्टाफ जो कस्टमर को सेल किए, वो सेल बिल में वो स्टाफ का नाम दिखाना पड़ेगा।
सेल बिल में स्टाफ का नाम दिखाना पड़ेगा। तो कुछ वाउचर हम लोग किए हैं, जैसे कि मैं पहला परचेज वाउचर करने जा रहा हूँ। तो मैं सप्लायर से कुछ परचेज किया हूँ, तो सप्लायर में इधर सप्लायर का नाम दिया हूँ बराबर। जैसे कि इधर आप लोग स्टेटस देख रहे हैं, मैं एसएस कॉर्पोरेशन जो मेरा सप्लायर है, एसएस कॉर्पोरेशन जो मेरा सप्लायर है, उनसे मैं 100 पीस जीन खरीदारी किया हूँ 1050 के हिसाब से 1,05,000 का। टीवी 50 पीस खरीद रहा हूँ 25,000 के हिसाब से 12,50,000 का। उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। पर जैसे कि इधर ऊपर में देखिए एक कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन पूछ रहा है, इधर आपको कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन आप लोग एनेबल किए थे, इसलिए जब आप लोग वाउचर कर रहे हैं ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आपको दिखा रहा है। उसका मतलब ऐसा नहीं है हर एक जगह में आपको कॉस्ट सेंटर में स्टाफ का नाम देना पड़ेगा। सीधी सी बात, आप है कंपनी, आप है शोरूम ओनर, आप सप्लायर को ऑर्डर दिए, सप्लायर आपको माल सप्लाई किया, आपका सेल्समैन तो ऑर्डर नहीं दिया ना। As the owner of the organization, you have to put the order to the party, and as per your order, सप्लायर आपको सही टाइम पर माल सप्लाई कर दिया है। तो इधर परचेज वाउचर में आपको कॉस्ट सेंटर दिखाने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं इधर क्या किया हूँ, कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन माना कि इधर रिफ्लेक्शन में दिखा रहा है, फिर भी इसको मैं नॉट एप्लीकेबल करके आगे जा रहा हूँ। ओके, बट बात जब सेल्स के आ रहा है तो पहला सेल हम लोग करते हैं, जैसे कि इधर देख रहे एमएन एजेंसी, कस्टमर को सेल कर रहा हूं, शोरूम सेलिंग कर रहा है। कौन कस्टमर को अटेंड कर रहा है, नूतन। तो सेल्समैन का नाम क्या है, नूतन सेल्स। तो महीने का आखिर में जब नूतन का स्टेटमेंट लिया जाएगा एक्स्ट्रा क्या सेलिंग किया है, तो कौन सा बेसिस में उनको एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट, इंसेंटिव, कमीशन दिया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, सेल्स वाउचर से ही तो पता चलेगा। तो इसलिए जब कस्टमर को भेज रहे हैं, कौन सा सेल्समैन कस्टमर को अटेंड कर रहा है कॉस्ट सेंटर में, उनका नाम आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि इधर ऑलरेडी मैं दे चुका। तो ये जीन सेल किया है 50 पीस 93,250 का, ठीक है, प्लस उसके ऊपर जो आपका 18% जीएसटी लगना है, बट दिस अकाउंट गोज टू नूतन। देन दूसरा सेल में दिखा रहा हूं, दूसरा सेल में ये भी टीवी भेजा है 20 पीस, ये भी टीवी भेजा है कितना, 20 पीस, बट कौन सा स्टाफ भेजा है, पुरातन। दैट द नेम ऑफ द सेकंड स्टाफ। तो ये जो टीवी वाला सेकंड सेल हुआ है ये आपका पुरातन का अकाउंट में चला गया। तो महीने का आखिर में जब इंसेंटिव कैलकुलेशन होगा उन्हीं का अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। 20 पीस 35 पीस 35,000 के हिसाब से 7 लाख का, प्लस एप्लीकेबल 18% जीएसटी दिया गया। ठीक है, अभी तीसरा सेल को आ जाइए। तो तीसरा सेल में मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, वही पुरातन जो दूसरा स्टाफ है वो जीन पेंट भेजा है कितना, 25 पीस भेजा है 1865 के हिसाब से। टोटल वैल्यू कितना आया, 46,625 रुपये आया टोटल। बट उसके ऊपर कस्टमर को हमारे तरफ से पुरातन 10% डिस्काउंट दिलाया, 10% डिस्काउंट दिलाया। अल्टीमेटली वो कंपनी अकाउंट से गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट को वो 1865 में बेचने वाला था, अभी 1865 का 10%, ठीक है, 186 रुपया 50 पैसा और पीस में माइनस हो गया ना। तो ऑटोमेटिकली कंपनी का बिना डिस्काउंट में जो वैल्यू आना चाहिए था वो वैल्यू लेस हो गया, वो वैल्यू लेस हो गया, कस्टमर को बेनिफिट हो गया। तो कस्टमर को तो देना पड़ेगा डिस्काउंट, बट कौन सा कस्टमर को, कौन सा सेल्समैन कंपनी की तरफ से डिस्काउंट दिलाया, वो भी आपको सेल्स बिल में शो करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल इंसेंटिव किसका,
आपका सेल्समैन का टारगेट के हिसाब से कंपनी उनको पे करेगा और शोरूम उनको पे करेगा, ये डिस्काउंट को भी अकाउंट को लेना पड़ेगा पक्का। ये तो डिस्काउंट को आपको अकाउंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया गया वो सेलिंग वैल्यू के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं करेगा ना, टोटल वैल्यू के ऊपर रिफ्लेक्शन करेगा। बट कंपनी का तो इनकम कम हो गया ना, जो ज्यादा पैसा उनको मिलने वाला था 10% डिस्काउंट होने से उनका इनकम कम हो गया, तो उसके ऊपर वो स्टाफ को थोड़ी इंसेंटिव देगा नहीं देगा, तो उसको माइनस करके बाकी जितना वैल्यू बचता है उसके ऊपर स्टाफ का एडिशनल इंसेंटिव कैलकुलेशन हो सकता है, बराबर। तो ऐसे आप लोग करेंगे। तो डिस्काउंट पेड के नाम में ऑलरेडी तो हम लोग एक लेजर बना चुके हैं। तो जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, जीन 25 पीस आपका 1865 के हिसाब से 46,625 वैल्यू का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपका 10% डिस्काउंट दिया गया। कितना डिस्काउंट दिया गया? 4,662 रुपया 50 पैसा। तो जितना डिस्काउंटेड वैल्यू आया उसके ऊपर फिर 18% जीएसटी आपका लग चुका है। तो कस्टमर आपका असल में जितना अभी वैल्यू दिखा रहा है उतना ही पेमेंट कस्टमर को करना पड़ेगा आफ्टर द डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये होने के बाद आप लोग को तो मालूम है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमको कस्टमर को गारंटी वारंटी देना पड़ता है। तो द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी इज व्हाट? गारंटी स्टार्ट फ्रॉम जी, फुल प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, बट वारंटी फ्री सर्विस। तो नॉर्मली परचेज एंड सेल कुछ दिन तक हमारा सप्लायर हमको वारंटी और गारंटी देता है, वही हिसाब से हम कस्टमर को गारंटी वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो ये जो सेलिंग हम लोग किए, कुछ कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए प्रोडक्ट हमको रिटर्न किए, कस्टमर तो हमको पेमेंट करके सामान लिए है ना हमसे, कस्टमर हमको सेल्स वाउचर बनाने के बाद हमको तो पेमेंट करके हमसे सामान लिया है। तो नेचुरली कस्टमर जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए हमको प्रोडक्ट वापस कर रहा है, तो जितना वैल्यू का प्रोडक्ट वो हमको वापस कर रहा है, उतना मूल्य, वही वैल्यू हम कस्टमर को रिटर्न देना पड़ेगा। प्लस उसके ऊपर हम लोग जितना टैक्स भी ले चुके हैं वो टैक्स भी कस्टमर को हमको वापस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हम कस्टमर से जो बिल अमाउंट रिसीव किए थे, प्रोडक्ट का वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू दोनों रिसीव किए थे। अगर अभी कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए हमको कुछ सामान वापस कराया, तो रिटर्न बैक करने के लिए जब कस्टमर को हम पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो जितना वैल्यू का प्रोडक्ट का वैल्यू हम उनको रिटर्न बैक कर रहे हैं, उसके ऊपर जितना रिलेटेड टैक्स हम लोग ले चुके हैं कस्टमर से, वही टैक्स को भी कस्टमर को हमको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, तो बैलेंस आपका सही जाएगा। बट इधर भी एक चीज देखना पड़ेगा, जो कस्टमर अभी हमको सामान रिटर्न बैक करा रहा है, वो कस्टमर को हमारा शोरूम का कौन सा स्टाफ सेल किया है, क्योंकि वो भी जब महीने के आखिर में स्टाफ का इंसेंटिव कैलकुलेशन होगा उसको भी अकाउंट को लिया जाएगा। मतलब जो जितना वैल्यू का प्रोडक्ट कस्टमर हमको वापस किया है उसके बदल में हम तो कस्टमर को पैसा वापस दे दिए, तो वो तो हमारा इनकम हुआ नहीं ना। तो उसके ऊपर हम सेल्समैन को एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्यों दे? जैसे डिस्काउंट में इंसेंटिव से पैसा को माइनस करने वाले हैं, वही हिसाब से आपका जितना वैल्यू का प्रोडक्ट रिटर्न भी आ रहा है उसके ऊपर जितना इंसेंटिव निकलता था उसको भी हमको काटना पड़ेगा, तो हिसाब बैलेंस में रहेगा। तो इसलिए ये वाला वाउचर को करने के लिए हमको कौन सा ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। मतलब कस्टमर हमको जितना देने वाला है उनका बिल से उतना पैसा काट कर ही बाकी पैसा हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एक क्रेडिट नोट वाला वाउचर बनाए हैं। देखो ये कौन सा स्टाफ का अकाउंट में जा रहा है? नूतन सेल्स का जा रहा है, तो नूतन सेल्स का अकाउंट में जा रहा है। जब नूतन सेल्स का अकाउंट में जा रहा है तो ये वाला कस्टमर हमको जीन पैंट कितना पीस वापस कर रहा है? 5 पीस।
तो जिनको हमको कितना पीस पर वैल्यू में सेल किए थे 1865 में, तो 18 टोटल कितने का सामान वो हमको वापस कर रहे हैं, कितना वैल्यू का 9325 रुपया का सामान वो हमको वापस कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स इतना दिया गया। तो टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू प्लस रिलेटेड टैक्स, ये आपको क्रेडिट नोट पे दिखाना पड़ेगा, बराबर। तो इधर आपको समझना चाहिए, नूतन जो कस्टमर को सेल किया था, तो कितना सेल किया था, तो पहला सेल बिल को आ जाते हैं। नूतन जीन पेंट 50 पीस कस्टमर को सेल किया था, टोटल कितना वैल्यू का सेल किया था, 1,10,035 रुपया का। तो आपका नॉलेज के लिए आपको बता दूं, अभी क्रेडिट नोट जितना वैल्यू का बनेगा, जब कोई नूतन से नूतन से नहीं है, कोई कस्टमर से जीन पेंट के अगेंस्ट में हम लोग रिसीव करेंगे, आप लोग क्या देखेंगे, 1,10,035 रुपया से आपका जो 4,662 रुपया 50 पैसे जो क्रेडिट नोट में जो बिल बना था, जितना हिसाब आ रहा था वही पैसा अपने आप माइनस होकर कस्टमर का अकाउंट में 2 पे में दिखाएगा। मतलब कस्टमर हमको जितना वैल्यू का प्रोडक्ट वापस कर रहा है, कस्टमर का बिल से उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि इधर आप लोग देखें, कस्टमर को 1,10,000 किए हैं, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, ये सेल अमाउंट हुआ है 1,10,035 रुपया का, एंड इधर जो मैं क्रेडिट नोट बनाया, ये क्रेडिट नोट हुआ 11,003 रुपया 50 पैसे का। तो 1,10,000 से 11,003 रुपया ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, इधर जो मैं पहले रिसीट वाउचर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट रिसीट वाउचर, देखो ये है आपका रिसीट वाउचर। तो ये जो पहला कस्टमर, जो पहला डीलिंग जो नूतन जो सेल किया था, उसका अगेंस्ट में मेरा कस्टमर से रिटर्न पाना था, कितना पैसा मेरे को रिसीव करना था, कस्टमर से मेरे को कितना पैसा रिसीव करना था, 1,10,000 रुपया। अभी जब मैं कस्टमर से रिसीव कर चुका हूँ, बैलेंस कितना दिखा रहा है, 99,000 समथिंग। मतलब 1,10,000 से आपका क्रेडिट नोट जितना रुपया का बना है, वो अमाउंट ऑलरेडी माइनस होकर ये बाकी बैलेंस ये आपका अपने आप दिखा रहा है। तो लेट अस चेक कर लेते हैं 1,10,000। तो एक रफली चेक करता हूँ, तो कंट्रोल एन दबाते हैं, कंट्रोल एन दबाने के बाद इधर आपका 1,10,000 रुपया माइनस इधर आपका क्रेडिट नोट में वैल्यू आपका कितना आ रहा है, क्रेडिट नोट में आपका इधर वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, क्रेडिट नोट वैल्यू 11,000 का, 11,000 पकड़ लो, 11,000, ठीक है। तो 11,000 मानकर चलते हैं। तो फिर से कर लेता हूँ, अभी फिर मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ। तो इधर आपका 1,10,000 माइनस 11,000, बस एक रफ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो कितना आया, 1,10,000 रुपया, गलत आया शायद, 1,00,000, ये 11,000 ये एक ही वैल्यू हो गया, सॉरी, ये आपका 11,000, 1,00,000 इधर आपका कितना दिखा रहा है सेल, पहला 1,10,035 रुपया, तो 1,10,000 ना, 1,10,035 रुपया, तो दैट इज 11,00,35 माइनस इधर आपका क्रेडिट नोट कितने का बना है, 11,003 रुपया 50 पैसा, 11,000 ये आपका 3 रुपया 50 पैसा। तो अमाउंट कितना दिखा रहा है, 99,031.50 पैसे, वही फिगर दिखा रहा है। तो आप चाहे जितना भी सेल किए, जितना वैल्यू का क्रेडिट नोट इशू हुआ है कस्टमर अकाउंट से, ऑटोमेटिकली उतना फाइनेंस माइनस हो जाएगा, मतलब 2 पे वाला अकाउंट से, बाकी बैलेंस कस्टमर बाद में पेमेंट करेगा।
मतलब कस्टमर से हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। आ हिसाब समझ। सो दैट इज क्रेडिट प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं, मतलब कंपनी का एक्सपेंस क्या क्या हेडिंग में होता है। जैसे कि पहला पेमेंट वाउचर, ये नूतन को सैलरी पेमेंट किया गया है, वही आपका सैलरी पेड नूतन सैलरी अकाउंट 10,000 रुपया दिया गया। फिर इधर आपका नेक्स्ट पेमेंट आपका हुआ है आपका पूरा तरफ को, इधर सैलरी पेड, ये आपको पूछेगा। ओके, सैलरी पेड वाला लेजर है, ये आपका कैटेगरी, ये आपका कॉस्ट सेंटर, आपका 12,000 रुपया पेमेंट किया गया। इतना कुछ करने के बाद फिर हम लोग आखिरी में सप्लायर को भी पेमेंट करेंगे। तो इधर सप्लायर को भी पेमेंट हो गया। ऑल पेमेंट आई हैव मेड थ्रू बैंक। आप चाहें तो बैंक से कॉन्ट्रा वाउचर करके कुछ कैश ड्रॉ कर सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आखिर में हम लोग क्या देखना है, इधर फिर गेटवे टैली को वापस आकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इधर आपको चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कीजिए, इधर आपको एक मिलेगा कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में आपको क्या देखना है, कॉस्ट समरी। तो कॉस्ट समरी में आपका सैलरी कितना खर्चा हुआ है, सेल्स कितना इनकम दिया है, ये सब डिटेल में रिपोर्ट आपको बारीकी से मिल जाएगा। बराबर। तो ये है आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम में क्या क्या हेडिंग में कंपनी का इनकम जनरेशन होता है, क्या क्या हेडिंग में कंपनी का खर्चा होता है, सब डिटेल हिसाब आपको मिल जाएगा। किसके अंदर, कॉस्ट समरी अकाउंट में आपको मिल जाएगा। बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का एप्लीकेशन आपका टैली प्राइम में नॉर्मल परचेस सेल में, आई मीन स्पेसिफिकली सेल्स में, क्योंकि परचेस के साथ तो कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का कोई संबंध नहीं है, सेल्स में कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ नॉलेज में आपको पास किया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।